हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रीवियस कुछ क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 8 जो ज्योग्राफी का हम लोग का चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, उसका हम लोगों ने एक वेजिटेशन जो कि मेजर पार्ट है इस चैप्टर का, अलग अलग वेजिटेशन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। जिसमें हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में, कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट जिसमें अलग अलग कैटेगरी के बारे में मैंने आपको बताया, ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट हो गया, इस तरह से। उसके अलावा ग्रासलैंड के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके अलावा इसमें भी कैटेगरी हमने पढ़ा, अलग अलग ग्रासलैंड के बारे में हमने समझा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। इसके अलावा हम लोगों ने डेजर्ट वेजिटेशन पढ़ा, और उसके अलावा एक टॉपिक और था वेजिटेशन में, टुंड्रा वेजिटेशन पढ़ा। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ, हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग का एक वेजिटेशन का मेजर जो पार्ट था, जिसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लिया है, और आई होप आप लोगों का उसमें कोई डाउट्स नहीं होंगे। आज की जो हम लोग की टॉपिक है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जाए। ये टॉपिक केवल बुक तक ही सीमित नहीं है, इसका आप लोग के एवरीडे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस ये टॉपिक रखती है। ठीक है, क्योंकि आज की जो एक तरह से सिचुएशन है, उस उस सिचुएशन में जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और इस डिफॉरेस्टेशन से जो हमारे सामने परेशानी निकल कर आ रही है, तो उस परेशानी से उबरने के लिए हमारे पास क्या कंजर्वेशन मेथड्स है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, वो सारा हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही एक रेलिवेंट टॉपिक है। तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे और इसे अपने जो एवरीडे लाइफ है उसमें भी यूज़ में लाएंगे, जितने भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा जो इसमें कंजर्वेशन मेथड्स होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा है कि फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट क्या है? बिल्कुल सही बात है। फॉरेस्ट हमारे लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। क्यों इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है? तो बिकॉज दे प्रोवाइडेड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वेरियस एनिमल्स एंड प्रोवाइड अस विथ वुड फॉर टिम्बर एंड फ्यूल। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं उसको एक नेचुरल हैबिटेट, मतलब कि एक जो घर होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? एनिमल्स कहाँ रहेंगे? ऐसा तो नहीं कि आपके जो बेडरूम है वहाँ आके रहेंगे, शेर बाघ ये सारा। वो रहेंगे अल्टीमेटली जंगल में ही, क्योंकि वहीं पर उसकी लाइफ पॉसिबल है। एक तरह से वो वहीं पे सुरक्षित है। तो मान लीजिए कि जितने भी एनिमल्स हैं तो उनको घर कौन प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट ही प्रोवाइड कर रहा है ना। तो एक तरह से नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है एनिमल्स को। इसके अलावा हमारे लिए भी इसकी उपयोगिता क्या है? तो हमें क्या करती है, हमें हमें लकड़ी मिलती है फॉरेस्ट से, और उस लकड़ी का हम वेरियस यूजेस करते हैं। ठीक है, जैसे हो सकता है कि इमारती लकड़ियाँ मिलती है जिससे हम घर वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा और क्या यूजेज है? तो नेक्स्ट यूजेज होता है कि जलावन के रूप में, फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इसका यूज होता है। तो इस तरह से हम फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेडिसिन्स मिलती है और भी बहुत सारी वेरियस यूजेज है इससे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है? फॉरेस्ट से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिससे हमारी लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बिना ऑक्सीजन की हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है, पेड़ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। तो इसलिए बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए क्या है कि ट्रीज या फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर फॉरेस्ट है तो हम हैं। मतलब जितने भी अलग अलग तरह का जो बोल सकते हैं वेजिटेशन हो गया, या जितने भी ह्यूमन ह्यूमन बींग हो गए, ये सारा एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट के कारण। फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ये सभी भी क्या होंगे? एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या होना चाहिए? क्या है कि इसे हमें सुरक्षित करना है। लेकिन क्या हो रहा है? बट लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हैज़ लेड टू द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि बहुत ही मतलब अलग अलग वेरियस पर्पस के लिए काफ़ी लार्ज स्केल पर क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है। और इस डिफॉरेस्टेशन होने से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, बिल्कुल सही बात है। अब ज़्यादातर पेड़ काटे जाएंगे तो क्या होंगे? हम लोग क्या करते हैं? इमिट करते हैं, मतलब इस तरह से बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ क्या उसे कंज्यूम करते हैं, और वो फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो रिलीज करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा पेड़ को काट दिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही पूरी एटमॉस्फेयर में फैलेगी, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी, तो हम बोल सकते हैं ना इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा कि नहीं होगा?
एक तरह से जो हमारे एटमॉस्फेयर का सिस्टम है, जो एक तरह से इकोसिस्टम है, वो गड़बड़ाने लगेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड कंज़र्व इट। इसलिए हमारे लिए क्या है कि किसी भी दूसरे ह्यूमन बीइंग्स को या किसी दूसरे लाइफ़ को प्रोसेस करने के लिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम किसे कंज़र्व करें, हमें फॉरेस्ट को कंज़र्व करना होगा। तो हम कैसे कंज़र्व करेंगे? हाउ वी कैन कंज़र्व, हम कैसे कंज़र्व कर सकते हैं? तो देखिए सम इम्पोर्टेंट मेजर्स ऑफ फॉरेस्ट कंज़र्वेशन, देखिए बहुत सारा ऐसे वेरियस आपको मेजर्स हैं जिससे आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कंज़र्व कर सकते हैं। तो देखिए कौन-कौन सी हैं? सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखना है कि रिकलेस डिफॉरेस्टेशन शुड बी चेक्ड। सबसे पहली बात कि जितनी बड़े लेवल पर डिफॉरेस्टेशन हो रही है, मतलब कि बिना पर्पस के, ठीक है? किसी भी किसी चीज़ को ऐसे ही करना है, ऐसे यूज़ के लिए तो डिफॉरेस्टेशन हो रही है। बहुत अलग-अलग पर्पस के लिए, नहीं भी पर्पस है तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए डिफॉरेस्टेशन काफ़ी बड़े लेवल पर हो रही है, ठीक है? तो इस डिफ़ॉरेस्टेशन को हमें रोकना होगा। ऐसे नहीं कि पूरी तरह से बंद करना होगा, अगर ज़रूरत है तो उसे तो फुलफ़िल करने ही है। लेकिन अगर ये डिफ़ॉरेस्टेशन को हमें चेक करना होगा कि जो एक तरह से लापरवाही से पेड़ को काटे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो लापरवाही तौर पे डिफ़ॉरेस्टेशन हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, उसे हमें चेक करना होगा और उसे हमें रोकना होगा। एक लिमिट सेट कर देना होगा कि इतना ही तक क्या है, हमें फ़ॉरेस्ट को काटना है, पेड़ को काटना है, जिससे हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, मतलब कि वो जो हमारे इकोलॉजी है, जो एक तरह से इकोसिस्टम है, वो खराब नहीं हो, ठीक है? पहली पॉइंट। सेकंड है कि द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन शुड बी स्टॉप्ड। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसे बैन किया जाना चाहिए। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? देखिए, आज के समय में बहुत बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। पहले के समय में क्या होता था, जो पहले के समय में जो ट्राइब्स होते थे, ट्राइब्स मतलब जो आदिवासी लोग, तो वो क्या करते थे, वो एक तरह की खेती करते थे, जिसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है। अब स्लैश एंड बर्न क्या है, तो देखिए वो क्या करते थे कि जैसे कि एक जगह कहीं बहुत बड़ा जंगल है, तो उस जंगल को काट देते थे और उसमें आग लगा दिया जाता था। और आग लगाने के बाद पहली मानसून से जब बारिश होती थी, तो उसमें जितने भी सीड्स है उसको छींट दिया जाता था और वहाँ पर फिर क्या होता था, प्लांट्स ग्रो करते थे। अब कुछ दिन तक क्या होते थे, वहाँ पर फसल होती थी, फिर वहाँ की मिट्टी बंजर हो गई तो वो ट्राइब्स आगे बढ़ जाते थे और आगे बढ़ने के बाद फिर नई जगह पर जाकर पेड़ों को काटते थे और वहाँ आग लगा दिया जाता था और वहाँ पर फिर उस तरह से जो एग्रीकल्चर परफॉर्म होता था, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है ना? जिसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है, जो कौन बेसिकली करते थे, ट्राइब्स करते थे। तो अभी देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन से प्रॉब्लम क्या है, तो जैसे कि देखते होइएगा कि आप जो जितनी भी प्लांट्स है, जितनी भी ट्रीज है, तो उसको क्या किया जा रहा है, काट कर जला दिया जा रहा है। तो काट कर जलाने से क्या होगा, सबसे पहले तो आप पेड़ को काट दिए, उसके अलावा जो उसके जलने से, हरे पेड़ के जलने से जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल जो गैसेज है वो क्या होंगी, हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब निकलेगी या इमिट होगी। तो उससे क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में एक तरह से बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज आएँगी, जिससे अलग-अलग जो लाइफ़ है उसको भी हार्म करेगी वो। तो इस तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या करना चाहिए, हमें रोक देना चाहिए, बैन कर देना। वैसे अब तो बैन है, लेकिन इस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉरेस्ट फायर्स व्हिच कॉज़ अ लॉट ऑफ डैमेजेस टू फॉरेस्ट शुड बी प्रिवेंटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉरेस्ट फायर्स जो होता है, जिससे क्या होती है, बहुत सारी डैमेजेज होती हैं, उसे हमें बैन किया जाना चाहिए, उसे हमें पूरी तरह से बैन करना होगा। जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स कैसे, तो जैसे जंगल में आग लग जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीज़ या बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो कीमती लकड़ियाँ होती है वो भी जल जाती है और उस आग से एक तरह से जो धुआं उठता है एटमॉस्फेयर में, वो भी हार्म करती है बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में बस फायर हुआ था, ठीक है? बस फायर एक पूरी तरह से जंगल में आग लग गई थी और उस आग में इतना डैमेज हुआ था कि आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि 50 करोड़, 50 करोड़ जो एनिमल्स की अलग-अलग प्रजाति है, डाइवर्स जो प्रजाति है, उस वो विनाश कर गया था, वो नष्ट हो गया था, जल कर राख हो गया था। इतनी हम बोल सकते हैं वहाँ के हैबिटेशन में या वहाँ की वेजिटेशन नष्ट हुई थी, जो एक तरह से रिकवर नहीं की जा सकती है। तो हमें क्या करना होगा कि उसमें अलग-अलग तरह के, जैसे बहुत सारी अलग-अलग डाइवर्स प्रजाति की डेथ हो गई, जैसे कंगारू मरे थे, उसमें कोला होता है एक, वो भी, उसकी भी डेथ हो गई थी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो फॉरेस्ट फायर्स है, जिससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है फॉरेस्ट को, इसे भी हमें रोकना होगा
इसे भी प्रिवेंट करना होगा, हमें सुरक्षित करना होगा, जिससे हमें क्या होगा, हम ये फॉरेस्ट की जो डैमेजेज़ है उसको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्या है, जो लास्ट है, जो हम लोग का फोर्थ पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स क्या है? लार्ज स्केल डेफोरेस्टेशन प्रोग्राम शुड बाय द गवर्नमेंट एंड द लोकल एजेंसीज। सिंपल सी बात है कि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो डिफॉरेस्टेशन को कैसे रोका जा सकता है? तो उसको तो रोकना ही है, लेकिन उसके जगह पर एफॉरेस्टेशन कीजिए। ठीक है, मतलब पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइएगा, एटमॉस्फेयर में आपकी क्या होगी, बैलेंस बनी रहेगी, इकोलॉजिकल बैलेंस। और सभी बोल सकते हैं अलग अलग जो हैबिटेशन है, अलग अलग लाइफ फॉर्म है, वो सुरक्षित रहेगी। तो इसीलिए इसके लिए क्या होना चाहिए, लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए। किसके द्वारा? गवर्नमेंट तो चलाएगी ही चलाएगी, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, उसको ये प्रोग्राम शुरू करनी चाहिए। और उसके अलावा जो लोकल एजेंसीज है, जैसे लोकल एजेंसीज में गांव वगैरह में आइएगा तो जो मुखिया होते, सरपंच होते हैं, इस तरह से लोकल बॉडीज होती है, ग्राम पंचायत वगैरह। तो इन लोकल बॉडीज को भी, लोकल एजेंसीज को भी अपने तौर पे, अपने हिसाब से इन्हें क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। आप जानकर हैरानी हो कि एक व्यक्ति अगर एक पेड़ भी इंडिया में लगाता है, तो सोचिए कितना पेड़ लग सकता है, 135 से 40 करोड़ पेड़, तो क्या परेशानी होगी। लेकिन हम सभी को एक पेड़ लगाना चाहिए, जिससे हमारा क्या होगा कि एफॉरेस्टेशन हो ज़्यादा से ज़्यादा, और एटमॉस्फेयर हमारा काफ़ी साफ रहे। ठीक है, तो ये सारे कुछ मेजर्स है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, आप फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, और जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है उसे प्रिवेंट करके इकोलॉजिकल बैलेंस बना सकते हैं, और सब अलग अलग लाइफ फॉर्म को आप सुरक्षित कर सकते हैं। तो आई होप आप इसे रिलेट कर पा रहे होंगे। और भी बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन है जो आप मेजर्स ले सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। आई होप आप लोगों का सारा कंप्लीट है। कोई डाउट्स होगा तो आप मुझसे पूछेंगे।